नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं किम दिव्या आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विद्यापीठ ग्रेजुएशन क्लासेस में, जिसमें आज हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्ज़ाम, और जिसमें हम जानेंगे बीए फर्स्ट ईयर का मनोविज्ञान, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं के मूलाधार, पेपर फर्स्ट। और इसमें हमारा टॉपिक है अंतःस्रावी ग्रंथियों का महत्व और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं। तो आइए जानते हैं। तो हम सभी लोग जानते हैं एक चीज़ कि हमारे शरीर में अनेक प्रकार की क्रिया हर समय होती रहती है, या फिर हम सोते रहें, जागते रहें, या हम कुछ भी सोचते रहें, बट क्रिया जो है वो रुकती नहीं है। जैसे अगर हम बाहरी दुनिया की बात करें तो जैसे पृथ्वी हमेशा चलती रहती है, बट हमें लगता है कि वो रुकी हुई है, बट हमेशा चलती रहती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारे अंदर भी जो क्रिया है वो ठीक इसी पृथ्वी के समान है, और ये हमेशा होता रहता है, फिर चाहे हम कुछ भी करते रहें। तो और ये जो क्रिया है वो इसे हम दो प्रकार में बांट सकते हैं, ऐच्छिक क्रिया और दूसरा है अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया जिसे कि हम अपनी मर्जी से करते हैं, ठीक है, जो भी काम हम अपनी मर्जी से करते हैं वो ऐच्छिक क्रिया, और जो अपने आप ही होते रहते हैं वो अनैच्छिक क्रिया। और जो शरीर की ऐच्छिक क्रिया होती हैं उन पर तंत्र का नियंत्रण होता है, और ये जो क्रियाएं हैं वो बहुत ही तीव्र गति से होती हैं। और हमारे शरीर में जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उन पर जो नियंत्रण होता है वह रासायनिक पदार्थों के द्वारा होता है, जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं। तो हमारे शरीर में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, ऐच्छिक क्रिया और अनैच्छिक क्रिया। ऐच्छिक क्रिया को हैंडल करने वाला, ऐच्छिक क्रिया को कंट्रोल करने वाला हमारी तंत्रिका तंत्र होती है, और अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने वाला हमारे हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, उदाहरण पर जो भी हम सोच करके काम करते हैं वह हमारी ऐच्छिक क्रिया, और जैसे हमारे शरीर में अपने आप बालों का बढ़ना, या क्योंकि हम उसको बढ़ाते तो है नहीं, ठीक है, तो ये अनैच्छिक क्रिया में जाएगा। बालों का बढ़ना, अंगों का बढ़ना, ये सारी हमारी अनैच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक क्रिया जो होती है वो तीव्र गति से होती है, और अनैच्छिक क्रिया मंद गति से होती है। अनैच्छिक क्रिया में जो कार्य होता है वो रासायनिक पदार्थ के कारण होता है, और ये जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वह रक्त में पहुंच करके वृद्धि, जनन, उत्सर्जन आदि का कार्य करते हैं, या फिर पाचन कह लीजिए, या फिर रक्त को शरीर में फैलाना, या फिर हृदय जो हमारा धड़कता है, ठीक है, तो उसे जो रक्त जो आता जाता रहता है, तो ये जो कार्य हैं ये सारे अनैच्छिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इसे हम स्वयं कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, और ये होते ही रहते हैं, और ऐच्छिक क्रिया को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने तंत्रिका तंत्र के द्वारा। तो इन्हीं कार्यों को, चाहे वो ऐच्छिक कार्य हो या अनैच्छिक कार्य हो, ठीक है, इन्हीं कार्यों को संपन्न करने के लिए हमारे कुछ ग्रंथियां सहायक होती हैं। तो इन ग्रंथियों को हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। और तो अभी जानते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों को विस्तृत रूप से, कि अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या हैं और कितने प्रकार की होती हैं। तो शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनका रस नलिका द्वारा उससे निकलकर रक्त में मिल जाता है, या किसी अंग में पहुंचकर अपना कार्य करता है, जिनमें श्वेत ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, आमाशय ग्रंथियां, अग्न्याशय ग्रंथियां तथा यकृत आदि ऐसी ही ग्रंथियां हैं जिनका या तो सीधे अंग के भीतर होता है, या मुंह में लार के द्वारा आमाशय में निकलता है। जठर रस का जो स्राव होता है वह किसी विशेष नलिका या प्रणाली द्वारा किसी विशेष अंग में पहुंचता है। जैसे पित्त का अग्नाशयिक रस विशेष नलिकाओं द्वारा पक्वाशय में पहुंचता है, जहां पर कि वो रस पच करके और रुधिर बनाता है, अर्थात रक्त बनाता है। तो अंतःस्राव का कार्य केवल उत्तेजना प्रदान करना ही नहीं होता है, बल्कि शरीर को नियंत्रित करने का कार्य भी ये अंतःस्रावी ग्रंथियां ही करती हैं।
और रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों के संदेश का आदान प्रदान भी इन्हीं अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा ही होता है। रक्त में एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो कि संदेशों का आदान प्रदान करता है, और इसी रासायनिक पदार्थ को हम हार्मोन कहते हैं। और यही जो रासायनिक पदार्थ है अर्थात हार्मोन है, इसे ही हम अंतःस्रावी कहते हैं। और मनुष्य शरीर की जितनी भी ग्रंथियां हैं वह सारी उप त्वचा से बनती हैं, अर्थात ये जितनी भी ग्रंथियां हैं वह उप त्वचा से बनती हैं। तो अगर हम इसके प्रकार की अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथियों के प्रकार की बात करें तो ये जो प्रकार होते हैं वह सभी प्रकार की ग्रंथियों से भिन्न भिन्न प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं जो शरीर के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार के रूपों का प्रभाव डालते हैं। अर्थात जब हार्मोन जैसे हमारे इधर की साइड में आता है तो कहीं पे जाकर के हार्मोन बाल बनाते हैं, तो कहीं पे जाकर के या फिर टॉयलेट को कंट्रोल करना, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो हार्मोन के कारण ही होती हैं। तो ये जो हार्मोन है इनका सीधा संबंध हमारे जीवन से होता है। और अब जानते हैं मानव शरीर में जितनी भी प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो उसमें सबसे पहले है पीयूष ग्रंथि। तो यह मस्तिष्क के निचले भाग में लटकी हुई होती है, जिसे हम गोखुर कहते हैं। यहाँ पे गोखुर होता है ना, जो हल्का सा हमारे मस्तिष्क में उठा हुआ भाग होता है, तो ये जो उठा हुआ भाग होता है ना उसके ठीक यहाँ पर होती है, ठीक है। और ये जो ग्रंथि है ना, ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है जो मस्तिष्क में लाल या भूरे रंग की पाई जाती है। इसका जो व्यास होता है वो 12 मिलीमीटर का होता है, और इसी के कारण जो शरीर में जितने भी प्रकार के विकास होते हैं, शरीर में जितने भी विकास होते हैं, ये पीयूष ग्रंथि के कारण ही होते हैं। इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, एक आगे का भाग और दूसरा पीछे का भाग। तो ये जो आगे का भाग होता है यह प्रभावी स्राव छोड़ता है, अर्थात एक मतलब किसी एक प्रकार का द्रव छोड़ता है, और उसी द्रव के कारण, जिसको कि हम हार्मोन भी कह सकते हैं, है ना, तो उसी द्रव के कारण शरीर में जितनी भी प्रकार की वृद्धि होती हैं, या जैसे ले सकते हैं आप उदाहरण में शारीरिक वृद्धि हो गया, मानसिक वृद्धि हो गया, या यौनिक वृद्धि हो गया, ठीक है। और जो पीयूष ग्रंथि होती है वह पीयूष ग्रंथि के आगे का जो भाग होता है, आगे का जो हिस्सा होता है, वह उसके शरीर के विकास को भी नियंत्रित करता है। और इसी ग्रंथि के कारण जब ये जो स्राव निकलता है, ये जो आगे के भाग से जो स्राव निकलता है वह अगर ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो हाथ पैर लंबे होते हैं, या फिर शरीर का बेडौल हो जाना, ये इसी ग्रंथि के कारण होता है। या फिर जैसे हाथ पैरों का छोटा हो जाना, तो अगर इस ग्रंथि से वो जो द्रव निकलता है, वो जो हार्मोन निकलता है, अगर वो कम होगा, ठीक है, तो जो हाथ पैर हैं वो छोटे हो जाते हैं, शरीर का कद छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें वो उसी ग्रंथि के कारण होती हैं। तो ये चूँकि विकास को ये कंट्रोल करता है, तो इसी के कारण, इसी अगले हिस्से के कारण शरीर में विकास बराबर होता है जब यह एक उचित मात्रा में यह द्रव निकलता रहता है। यदि यह द्रव कम या अधिक हुआ तो शरीर का बेडौल, शरीर का विकास जिस प्रकार से होना चाहिए उस प्रकार से नहीं होता, अर्थात रुक सा जाता है या ज़्यादा हो जाता है। और अगर हम आज के कंडीशन में देखें तो आजकल के जो बच्चे छोटे छोटे से हो रहे हैं, है ना, जिसे हम कहते हैं कि ये वंशानुक्रम भी है, वंशानुक्रम के कारण हो रहा है। बट इसमें इस ग्रंथि अर्थात पीयूष ग्रंथि का बहुत बड़ा योगदान है, और ये वंशानुक्रम पे भी डिपेंड करता है। तो ये तो बात हुई आगे वाले भाग का। अब बात करते हैं पीछे वाले भाग का, कि पीछे वाले भाग का क्या कार्य होता है। तो पीछे के भाग से जो स्राव टपकता है इसको पिट्यूटरीन कहते हैं, पिट्यूटरीन कहते हैं, ठीक है। इसमें 4 प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, जिसमें पीईसिन या पीटोसिन मुख्य होते हैं। पीटोसिन का कार्य होता है जो हमारे शरीर में जो शुगर लेवल को कंट्रोल करना, ठीक है, या ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। पीटोसिन के कारण ही, पीटोसिन अगर ऊपर नीचे होता है तो शुगर लेवल ऊपर नीचे होता है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है। अगर ये शरीर में
अगर शरीर में इसकी मात्रा कम हो जाती है तो शरीर मोटा हो जाता है, आलसी हो जाता है, और जो कहते हैं कि गर्भाशय छोटा हो जाता है और उसमें बच्चों का विकास नहीं हो पाता है या फिर बहुत ही कम गति से होता है। ठीक है, तो गर्भाशय का छोटा होना भी इसी पिटोशिन के कारण होता है। मूत्राशय हो गया, जैसे कि इस पिटोशिन के कमी के कारण मूत्र में जो कमी आती है ना, या फिर कितने ऐसे होते हैं कि उनको टॉयलेट होता नहीं है, या फिर ऐसी बीमारी आप लोगों ने देखी होगी, सुनी होगी कि जिसका टॉयलेट रुक जाता है, तो ये इसी पिटोशिन की कमी के कारण जब पिटोशिन बहना बंद हो जाता है तो जो मूत्र ग्रंथियां हैं वो कार्य करना बंद कर देती हैं। इसका कंट्रोल हमारी आंतों पर होता है, हमारी पित्ताशय पर होता है, जिसको कि ये सिकोड़ करके रख देता है, तब छोटा बना देता है। अगर इसकी कमी हो जाए हमारे शरीर में तो गर्भाशय को, मूत्राशय को, पित्ताशय को तथा आंत को सिकोड़ करके रख देता है। और जब प्रसव होता है तो प्रसव के बाद में जो रक्त बहता है ना, तो वह रक्त को भी कंट्रोल करता है वो। और जैसे ही यह मतलब प्रसव के बाद जो रक्त बहता है उसको कम करने में जो सहायक होता है वह इसी पिटोशिन के कारण ही होता है। ठीक है, तो पिटोशिन की सहायता से ही प्रसव का जो रक्त होता है वह बहना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। नेक्स्ट है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो यह ग्रंथि जो होती है वो कंठ के नीचे अर्थात इस साइड में यहाँ पर और इसी के जस्ट पीछे थायराइड ग्रंथि मिलती है। इसका जो आकार होता है वो उल्टे कीप के समान होता है। आपने अगर नॉर्मल भाषा में कुप्पी या फिर जिससे हम तेल डालते हैं, ठीक है, तो कीप को ये करीबन इस प्रकार की होती है। ठीक है, उल्टे कीप के समान होती है, जो कि थायराइड ऊतक की पट्टी के द्वारा आगे और पीछे की तरफ जुड़ी हुई होती है। और इसमें से थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है जो हमारे शरीर के आयोडीन की मात्रा को कंट्रोल करता है। इसी ग्रंथि के कारण, इसी हार्मोन के कारण, ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है इसी के कारण हमारे शरीर में आयोडीन की मात्रा बनी रहती है। और अगर इसकी यही हार्मोन अगर हमारे शरीर में कम हो जाता है, ठीक है, तो हमारे अंदर जो होता है आयोडीन की कमी हो जाती है। और अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो आयोडीन की मात्रा अधिक हो जाती है। और हमारे शरीर में कोशिका जो होती है, कोशिका को भी कंट्रोल करता है। कोशिका भी इसी हार्मोन के कारण ज़्यादा होती है। अगर कोशिका की मात्रा ज़्यादा हो जाती है शरीर में तो शरीर हृष्ट-पुष्ट या फिर मोटा ताज़ा दिखता है। और अगर यही कोशिका कम हो जाती है या फिर जैसे अगर हम बॉडी बिल्डर्स की बात करें तो उनमें जो 6 पैक्स होते हैं, है ना, तो वो यही कोशिका को इधर उधर जैसे एक्सरसाइज के द्वारा कोशिकाओं को एक जगह पे स्थित किया जाता है। ठीक है, तो इसी के कारण में ये 6 पैक बनते हैं कोशिका के कारण में। और कोशिकाओं को नियंत्रित करने के लिए ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलती है। और अगर थायरॉक्सिन हार्मोन कम स्रावित हो बॉडी में तो इससे व्यक्ति नाटा हो जाता है, शरीर की वृद्धि कम हो जाती है, अर्थात शरीर बहुत बड़ा नहीं हो पाता है, सुडौल नहीं बन पाता है और शरीर का वजन बढ़ जाता है। यह शरीर में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में। तो अधिवृक्क ग्रंथि जो होती है यह गुर्दे के ऊपरी भाग में होती है। यह 2 तिकोने आकार की छोटी ग्रंथि होती है। इस ग्रंथि के 2 भाग होते हैं, कार्टेक्स और दूसरा मेड्यूला। कार्टेक्स ग्रंथि का बाहरी भाग होता है। इस ग्रंथि से कार्टिन स्राव निकलता है। ठीक है, कार्टेक्स से कार्टिन स्राव निकलता है और यह पुरुष एवं स्त्रियों की यौन इंद्रियों पर अपना प्रभाव डालता है। तो कार्टेक्स ग्रंथि से जो कार्टिन नाम का स्राव निकलता है उसी के कारण यौन इंद्रियों के आकारों में परिवर्तन होता है। दूसरा है मेड्यूला। तो मेड्यूला के कारण
मेड्यूला ग्रंथि का भीतरी हिस्सा है, जैसे कार्टेक्स बाहरी हिस्सा है, वैसे ही मेड्यूला जो अधिवृक्क ग्रंथि है उसके भीतरी हिस्सा है। और इसी ग्रंथि के इसी मेड्यूला के कारण जो हृदय की धड़कनें हैं वो कंट्रोल होती हैं। अगर ये ठीक मात्रा में बहता है तो हृदय की धड़कनें भी ठीक मात्रा में होती हैं। अदरवाइज अगर ये ज़रा भी इधर उधर होता है तो हृदय जैसे इसका जो स्राव होता है वह ग्रंथियों को उत्तेजना और शक्ति प्रदान करता है। अब जैसे ही वो अगर उत्तेजना ज़्यादा हुई तो जो हमारी हृदय की धड़कनें हैं वो तेज हो जाती हैं, तो इट मीन्स कि मेड्यूला कार्य कर रही है। इसके स्राव से उत्तेजित अवस्था में त्वचा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, जब भी आपका रोंगटा खड़ा हो जाता है ना, आप एक बार अपने दिल पर हाथ रख के देखिएगा, आपकी धड़कनें तेज होंगी, क्योंकि उस टाइम में मेडुला से जो स्राव निकलता है, जो पदार्थ निकलता है अर्थात जो हार्मोन्स निकलता है, ठीक है, वो क्या होता है, बहुत ही हाई लेवल पे होता है और इस कारण उसकी हृदय गति बढ़ जाती है। और इसी मेडुला के कारण जो व्यक्ति बहुत ही लड़ाई झगड़े वाले होते हैं, ठीक है, या फिर जो भागने वाले होते हैं अर्थात रनर्स होते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर में ये मेडुला अधिक मात्रा में पाई जाती है, क्योंकि इनके अंदर में उत्तेजना ज़्यादा होता है और इनकी हृदय गति भी ज़्यादा होती है, अर्थात जो इनका पल्स है वो बहुत ही तेज धड़कता है। अगर आप ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जिनके की नेत्र की पुतलियां फैल जाती हैं और उनकी आंखें ऐसा लगता है कि मानो शक्ल से आंखें बाहर को निकल जाएंगी, ऐसे व्यक्तियों की पहचान भी मेडुला के कारण हम कर सकते हैं, क्योंकि मेडुला के कारण ही नेत्र की पुतलियां जो हैं वह फैल जाती हैं और आंखें जो है वो बाहर को निकल आती हैं। और यही मेडुला से जो स्राव निकलता है, जो हार्मोन निकलता है, वह अगर कम हो जाता है तो आंखों के नीचे में डार्क सर्कल हो जाते हैं और आंखें अंदर को धसी हुई ऐसा प्रतीत होती हैं। जब इसकी अधिकता होती है तो जब इस स्राव की अधिकता होती है तो जो रक्त होता है उसका वह मस्तिष्क की तरफ ज़्यादा जाता है, अर्थात हृदय जितना तेज धड़केगा, ठीक है, तो रक्त का संचार भी उतनी ही तीव्र गति से होगा, ठीक है, और इसी कारण जो मस्तिष्क में रक्त जाएगा उसकी गति भी तीव्र होगी, अर्थात दिमाग बहुत तेज चलने लगेगा। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं वो अधिवृक्क ग्रंथि के कारण में होती हैं। अब जानते हैं अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय से आपको अच्छा खासा अंदाज आप लगा सकते हैं कि ये सीधे पाचन से संबंधित हो सकता है। तो ये जो अग्न्याशय ग्रंथि है वह उदर गुहा में स्थित होती है। यह 20 सेंटीमीटर लंबी तथा हल्की होती है, गुलाबी रंग के होती है और आकार में ये चपटी होती है। इस ग्रंथि में अंतःस्रावी कोशिकाओं के छोटे छोटे अंडाकार व ठोस समूह होते हैं और इनको लैंगर-हैंस की द्वीपिकाओं के नाम से भी जाना जाता है। अग्न्याशय ग्रंथि में 2 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, अर्थात 2 प्रकार के हार्मोन्स का निर्माण होता है, पहला इंसुलिन और दूसरा ग्लूकान। और ये जो दोनों ही हार्मोन्स हैं वह शरीर के पाचन में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कंट्रोल करते हैं और कार्बोहाइड्रेट से जो पाचन होता है, पाचन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं पैराथायराइड ग्रंथि की। यह ग्रंथि जो है वो थायराइड ग्रंथि के पृष्ठ सतह में धसी होती है, जो 2 जोड़ी या 4 जोड़ी छोटी अंडाकार सी लाल रंग की होती है। इनका वजन 0.01 से लेकर के 0.03 ग्राम होता है। यह ग्रंथियां पैराथार्मोन नामक हार्मोन का स्रावण करती हैं। पैराथार्मोन नामक हार्मोन जो होता है वह शरीर में विटामिन डी की मात्रा को कंट्रोल करता है और विटामिन डी के साथ मिलकर रक्त में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाने का कार्य भी यह पैराथार्मोन नामक हार्मोन जो है कार्य करता है। और रक्त में जो कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है वह हमारे शरीर की हड्डियां
और दांतों को मजबूत बनाने या फिर दांतों को उगाने या हड्डियों को एक साथ जोड़ने का कार्य करती हैं। और इन्हीं के कारण हमारे शरीर की जो पेशियां हैं वह सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, और ये जो सिकुड़ने और फैलने की जो गति है वह नियंत्रित करता है यह पैराथार्मोन नामक हार्मोन। अगर ये जो स्राव निकलता है यदि कम निकलेगा तो हड्डियां क्या होंगी, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगी, है ना। आपने ऐसे किसी व्यक्तियों को देखा होगा कि जिनके लगभग ये दो हाथ जैसे उंगलियां जुड़े होते हैं, या फिर कहीं कुछ ऐसा, ये गर्दन जो होती है वो हल्की छोटी सी होती है, ठीक है। तो ये सारे इस पैराथार्मोन नामक हार्मोन के कमी के कारण होते हैं। और अगर यही पैराथार्मोन नामक हार्मोन जो है अगर वह अधिक हो जाए तो शरीर की जो हड्डियां हैं वह गलने लग जाती हैं और गल करके कमजोर हो जाती हैं, और इसी कारण इसी पैराथार्मोन नामक हार्मोन की अधिकता के कारण व्यक्ति की जो हड्डियां होती हैं वह जल्दी जल्दी टूटने लगती हैं। तो आपने अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनकी हड्डियां बहुत जल्दी टूट जाती हैं। वो अगर थोड़ा सा भी गिर जाते हैं तो उनकी हड्डियां जल्दी से टूट जाती हैं। तो ये इसी की अधिकता के कारण होते हैं। और अब बात करते हैं थाइमस ग्रंथि की। यह गर्दन के नीचे अर्थात ये इसके बीच में होती हैं, इसके बीच में, ठीक है, हल्का सा ये आगे जो एकदम बीच में होता है ना, आगे पीछे जो पूरा गर्दन है उसके ठीक बीच में होती हैं। और ये जो उरोस्थी होती है ना इसके ठीक पीछे होती हैं, इधर की साइड में। और ये भीतर से दो छोटे छोटे पिंडकों में बटी रहती हैं, ठीक है। और जन्म के समय में यह विकसित अवस्था में होती हैं, और जैसे जैसे टाइम गुजरते जाता है वैसे वैसे ही इनकी आकृति भी बड़ी हो जाती है। और इनकी जो आकृति है वो 8 से 10 वर्ष की आयु में बढ़ती रहती है, बट उसके बाद ये छोटी होती जाती है और इसका जो आकार है वह काफ़ी वृद्धावस्था तक जाते जाते बहुत ही छोटा हो जाता है। और हमारे शरीर में जो जीवाणु पाए जाते हैं ये उन्हीं जीवाणुओं को कंट्रोल करता है। तो जैसे छोटे बच्चों में एक क्वालिटी होती है ना कि उनमें पाचन की शक्ति बहुत ही तीव्र गति से होती है, ठीक है, या रोगों के उन छोटे बच्चों के अंदर में रोग जल्दी हो जाते हैं, रोग वो जल्दी पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो हमारे शरीर में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, बैक्टीरिया के कारण जो संक्रमण होते हैं बच्चों को, ठीक है, तो ये उनसे उनकी रक्षा करती है। तो 8 से 10 साल तक के बच्चों में जो रोग को सही करने का और पाचन सही रखने का, ठीक है, ये जो क्रिया होता है ये बहुत ही तीव्र गति से होता है, ये जल्दी जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। बट 8 से 10 साल के बाद में जो बच्चे होते हैं, हालांकि आप युवावस्था तक या किशोरावस्था से लेकर युवावस्था तक में एनर्जी लेवल बहुत ही हाई होता है, बट रोगों से की जो प्रतिरक्षा क्षमता है वह 8 से 10 साल के बच्चों के अंदर में अधिक पाया जाता है, किशोरावस्था और युवावस्था तक के बच्चों के लोगों के तुलना में। और अब बात करते हैं पीनियल ग्रंथि की। यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है। यह सफेद रंग की छोटी चपटी ग्रंथि होती है और इस ग्रंथि से मेलाटोनिन नामक हार्मोन स्रावित होता रहता है। और इसी हार्मोन के कारण, अर्थात ये जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन है, इसी के कारण ये जब अधिक होता है तो अधिक या फिर बराबर और अधिक की बात कर लें तो इंसान सुंदर दिखाई देता है। और दूसरी चीज़ की और जितने भी सुंदर लोग होते हैं वो उनके अंदर में सोने की प्रवृत्ति बहुत ही ज़्यादा हाई होती है, उनको नींद बहुत आती है। तो इसी हार्मोन के कारण व्यक्ति सुंदर होता है। और पीनियल ग्रंथि से निकले मेलाटोनिन नामक हार्मोन जो है वह व्यक्ति के लैंगिक आचरण को भी कंट्रोल करता है। अर्थात या फिर आप कह सकते हैं कि
मेलाटोनिन नामक हार्मोन की वृद्धि करवा करके शरीर में और शरीर को शिथिल कर दिया जाता है। मेलाटोनिन नामक हार्मोन की वृद्धि ही शरीर की बेहोशी की अवस्था बढ़ाती है। और अब हम एक छोटी सी झलक देखेंगे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में और उनके प्रकार के बारे में। तो जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उनसे जिस रस की बात हमने करी थी वो रस हार्मोन होता है, ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो भी हार्मोन निकलता है वह सीधे शरीर के भीतरी हिस्सों में ही निकलता है या फिर मुंह के द्वारा जो लार निकालते हैं वो लार अमाशय में जा करके मिल जाता है और अमाशय में जा करके उससे जो रस निकलता है वो रुधिर के साथ में मिल जाता है और ये जहाँ जहाँ भी जाता है शरीर के अंदर ये वहाँ अपने अपने गुण के कारण अपने अपने प्रभाव छोड़ता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हमने 8 ग्रंथियों को पढ़ा है, जिसमें से हमारा पहला था पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से के आगे अग्रभाग के कारण अग्रभाग के ग्रंथि से जो स्राव निकलता है, जो हार्मोन निकलता है, उसके कारण शरीर की वृद्धि प्रभावित होती है और उसका जो पिछला हिस्सा होता है, पिछला भाग होता है, जिससे कि पिटोसिन नामक हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन व्यक्ति को मोटा तथा आलसी बनाता है, गर्भाशय, मूत्राशय और पित्ताशय की मांसपेशियों को सिकोड़ता है। नेक्स्ट था थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कंठ के पीछे स्वर यंत्र के नीचे पाई जाती है। इसका आकार उल्टे कीप के समान होता है और यदि इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है और थायरॉक्सिन नामक हार्मोन यदि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन की यदि शरीर में कमी हो जाती है तो शरीर की वृद्धि प्रभावित होती है, अर्थात शरीर की वृद्धि रुक जाती है, इंसान नाटा रह जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि के कारण पुरुष एवं स्त्रियों की यौन इंद्रियां प्रभावित होती हैं और इसके ये कार्टेक्स के कारण होता है, जो कि अधिवृक्क ग्रंथियों का ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी झिल्ली होती है, ये जिसको कि कार्टेक्स बोलते हैं। तो ये कार्टेक्स के कारण होता है। और जो दूसरा है मेडुला। मेडुला के कारण हृदय की धड़कनें इफेक्टिव होती हैं और ये मेडुला से जो स्राव निकलता है उसकी अधिकता के कारण शरीर में उत्तेजना अधिक मात्रा में पाई जाती है, पल्सेस तीव्र गति से बढ़ती हैं। अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय ग्रंथि के कारण शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनको पचाने, उनके पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करती है। पैराथायराइड ग्रंथि से जो पैराथार्मोन नामक हार्मोन निकलता है, उस हार्मोन के कारण शरीर में विटामिन डी रक्त के साथ मिलकर के कैल्शियम बनाता है और ये कैल्शियम शरीर के हड्डियों और दांतों पर अपना प्रभाव डालता है। और यदि यह अधिक हो जाए, अर्थात पैराथार्मोन नामक जो हार्मोन है अगर वो अधिक हो जाए तो हड्डियां गलने लग जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं। और थाइमस ग्रंथि जो है, थाइमस ग्रंथि के कारण नवजात शिशुओं में रोगों से लड़ने की क्षमता अधिक होती है, जो कि केवल 8 से 10 साल के उम्र में अधिक होती है और उसके बाद 8 से 10 साल की उम्र तक बढ़ती रहती है। उसके बाद में यह घटने लगती है और इसका जो आकार है वह वृक्ष तंतु के आकार का हो जाता है, जो हमने न्यूरॉन में पढ़ा था। नेक्स्ट है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि के कारण व्यक्ति के लैंगिक आचरण इससे प्रभावित होता है और जो भी इससे मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है, जिससे व्यक्ति सुंदर और ज़्यादा सोने वाला हो जाता है। ये था हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मस्तिष्क की संरचना तथा कार्यों का वर्णन, कि मस्तिष्क के क्या कार्य हैं, इसका वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।